नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं सौरभ आपके साथ बातें करेंगे खुल्लम खुल्ला, वो बताएंगे जो आपको कोई और नहीं बताएगा। आज बहुत सारी ऐसी बातें होंगी। आज मेहमानों से मिलवा दूं आपको, प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए। सर बहुत स्वागत आपका। अनंत विजय जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जी हमारे साथ हैं। सर ये इससे हाहाकारी पैनल नहीं हो सकता कोई, नहीं। तीन लोग जो इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं, और मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूँ। मुद्दा जीएसटी रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके पीछे की सारी कहानी आज आपको हम बताएंगे। मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं सर, कल से प्रधानमंत्री ने, खासकर जो बीजेपी अलाइंड नहीं है, कि क्या ज़रूरत थी मोदी जी को इसके लिए आकर के स्पेशल संबोधन करने की, इसमें कौन सी खास बात थी। ये तो हमको सबको पहले पता था। लाल किले से बोल चुके, तो देश के नाम संबोधन की क्या ज़रूरत है, ऐसा कई लोगों ने पूछा। अब ऑपोजिशन जो कह रहा है कि भाई मोदी जी क्रेडिट क्यों ले रहे हैं, सारा क्रेडिट आपका थोड़ा ही है, ये तो सारे राज्यों ने, राज्य ना तैयार होते तो आप नहीं कर पाते, तो इसमें श्रेय सबके पास जाना चाहिए। तो ये सारी बातें इस वक्त चल रही हैं। एक दो बातें लेकिन नोट करने लायक हैं, जैसे कल का इस खास संबोधन क्यों किया। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक खुली चिट्ठी लिखी है देश के नाम, वही बातें जो कल की हैं वही एक चिट्ठी में भी लिखी हैं। कल उन्होंने ये नोट कीजिए, अब एक आदमी कितनी बारीकी से काम करता होगा। कल उनके शब्द थे, कल सूर्योदय के साथ ही देश में जीएसटी बचत महोत्सव शुरू हो जाएगा। शब्द आया सूर्योदय। और आज सुबह प्रधानमंत्री की सुबह कहां हुई? आज अरुणाचल प्रदेश में, ईटानगर में। अरुणाचल प्रदेश क्या है आपको? सबसे पहले भारत में सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, इसीलिए उसका नाम ही अरुणाचल है। तो कल मतलब इतना अलाइंड सब चल रहा है कि मुझे वहां से शुरुआत करनी है, जहां सबसे पहले देश जागता है, उस कोने से मैं शुरुआत करूंगा। प्लानिंग इस लेवल की है। लेकिन सर एक बात तो है, आपकी इजाजत तो आज देवेंद्र जी को जो है हॉट सीट दी जाए, हाँ सर। 15 अगस्त में प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया, जीएसटी की मीटिंग हो रही काउंसिल की बाद में। तो ऐलान के बाद ये मुमकिन था ना कि कोई मुख्यमंत्री बिफर जाते। ममता जी कहती हम नहीं खेलते, हम नहीं मानते। सिद्धरामैया जी कह देते। कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया भी था। ये बात सही है कि उनके रेवेन्यू को हिट पड़ी है, तो वो मना भी कर सकते थे ना। तो ये पहले ही सब सेटिंग हो गई थी, या एक्चुअली ऐलान पहले हुआ और तैयारी बाद में हुई है? कोशिश तो क्योंकि ये काफ़ी पहले से की जा रही थी। अगर कोविड का पीरियड नहीं आया होता तो ये और पहले हो गया था। 2022 के बाद ही ये हो गया होता। अच्छा। वो 17 में लागू हुआ, 17 से 5 साल के विंडो के बाद इसको ये करना था। लेकिन क्योंकि बीच में कोविड आ गया, उसके चलते बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ा, तो फिर ये थोड़ा लंबा खींच गया है। और प्रधानमंत्री को ये सेंस तो था ही कि हाँ भाई, अधिकांश राज्य इस तरह की चीज़ों को चाहते हैं। जो इतना लंबा गैप दिया गया, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा आलोचना की जा रही है कि भाई 17 में आपने ही लगाया और अब इतने साल बाद, 8 साल बाद हटा दिए, फिर सेलिब्रेशन किस बात का। 17 में इस तरह की जटिल व्यवस्था, जटिल शब्द का मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ कि यूपीए की जो व्यवस्था थी वो बहुत सहज थी। 2 ही टैक्स स्लैब था उसमें, लेकिन वो इतनी सहज थी कि व्यवहारिक बिल्कुल नहीं थी और लागू नहीं हो पाई। वो सहजता किस काम के, जिसको कह रही कांग्रेस की, जो हम लाना चाहते थे जीएसटी। तो वो सहजता किस काम के, जो कि लागू ही ना हो पाए, व्यवहारिक ही ना हो पाए। और ऐसा नहीं था कि बीजेपी शासित राज्यों के चलते लागू नहीं हुआ। तमिलनाडु ने भी तब विरोध किया था, बंगाल ने भी तब विरोध किया था, पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने विरोध किया था, सब विरोध, खुद मोदी जी ने भी किया था। मतलब बीजेपी शासित राज्यों ने तो किया ही था, लेकिन गैर बीजेपी वालों ने भी किया था। इन्होंने जो व्यवस्था लेके आई उसमें सभी उस पर सहमत हुए, और तभी सहमत हुए जब उन चिंताओं को एड्रेस किया गया। उसके चलते जो आपका रेवेन्यू है राज्यों का, जिनको ये चिंता थी कि हमारा रेवेन्यू घट जाएगा, उसमें एक प्रावधान किया गया कि अगले 5 सालों तक जो आपका रेवेन्यू है उसमें अगर 14% का इजाफा नहीं हुआ, तो वो जितना कम रहेगा 14% के इजाफे में, वो केंद्र सरकार वहन करेगी। उसके चलते इस तरह की व्यवस्था लागू की गई। अब वो क्लॉज अभी भी है वैलिड? नहीं, वो 5 साल के लिए था। अच्छा, वो हो गया, वो खत्म हो गया वो। अच्छा, तब ये मांग कर रहे हैं कि और 5 साल के लिए दिया नहीं, अब वो मांग नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ये था ना कि इस रेवेन्यू की व्यवस्था में आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कोई ऐसा घाटा नहीं हो रहा है। मतलब इसमें 2 चीज़ें थी कि पहले तो इस तरह की व्यवस्था के लागू होने से पहले राज्यों को जितनी धनराशि मिलती थी, ऐसे जो रेवेन्यू मिलता था, जीएसटी के इस फॉर्मेट के बाद उसमें इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं आई है। दूसरी चीज़ कि जो रेवेन्यू जनरेट होता था उसमें भी इजाफा हुआ है, वो चाहे केंद्र के पास हो या राज्यों के पास हो या ओवरऑल हो। तो ये व्यवस्था 5 साल में, कहते हैं ना कि अब सेटल हो गया मामला, अब किसी को कोई वो एप्रीहेंशन नहीं है। इसके चलते अब ये स्टेज था कि हाँ, इसको आप सेकंड गियर लगा दें। ये आपने मुझे थोड़ी और पीछे से कहानी बताई, मैं तो थोड़ा रिसेंट वाली हिस्ट्री इसकी जानना चाह रहा था, और इसके पीछे की पॉलिटिक्स जो है। और इसके साथ ही, क्योंकि आज हमारे पास बहाना है, तो हम बात कर सकते हैं कि मोदी जी के देश के मुख्यमंत्रियों के साथ कैसे रिश्ते हैं। बीजेपी के भी बड़े मुख्यमंत्री और ऑपोजिशन के, ऑब्वियसली ममता बनर्जी, स्टालिन, हेमंत सोरेन, योगी आदित्यनाथ, इन सब के साथ कैसे टर्म्स हैं, क्योंकि इसके लिए तो बहुत लोगों के साथ, जैसा आपने बताया, बातचीत करनी पड़ी होगी ना।
सर जैसे अभी ममता बनर्जी ने कहा कि हमारा 20,000 करोड़ का नुकसान हो गया रिफॉर्म से, तो ये क्रेडिट मोदी जी किस बात का ले रहे हैं? ये क्रेडिट हमको मिलना चाहिए, नुकसान तो हमने झेला है। यही बात कांग्रेस कह रही है कि भाई, अच्छा कांग्रेस कंफ्यूज है आज भी। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि ये जीएसटी जो है ग्रोथ सप्रेसिंग टैक्स है, जीएसटी ग्रोथ सप्रेसिंग टैक्स है। और उसी ट्वीट में जयराम रमेश ये भी कहते हैं कि आप क्रेडिट क्यों ले रहे हैं, ये तो जीएसटी काउंसिल का क्रेडिट है। तो भैया पहले तय कर लो, ये ग्रोथ रोकने वाला टैक्स है तो फिर तुम क्रेडिट लेने दो उनको, फिर आपको क्रेडिट क्यों चाहिए? लड़ाई क्रेडिट की है सर। क्रेडिट, आपने ममता बनर्जी के बयान का जिक्र किया, जीएसटी काउंसिल में क्या किया उन्होंने? जो राज्य विरोध कर रहे थे और आखिर में इस पर आ गए कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए कम से कम 1 हफ्ते के लिए, ममता बनर्जी ने सबको बनाया था, ये अंदर की बात है। हाँ, कि जो है आज ही पास होने दीजिए। देखिए ऐसा है कि किसी राज्य के बस में था नहीं रोकने का। जीएसटी काउंसिल में ये परंपरा है, नियम नहीं है कि आम सहमति से फैसले होंगे जी। सिर्फ एक मौका आया है 8 साल में जब वोटिंग हुई है, वो लॉटरी से संबंधित जो मामला था, लॉटरी पर टैक्स का, उसको जीएसटी में लाने का मामला था। कई राज्य विरोध कर रहे थे, आखिर में उस पर वोटिंग हुई। अन्यथा किसी मामले पर कभी वोटिंग नहीं हुई है, आम सहमति से फैसला हुआ। ये फैसला भी आम सहमति से हुआ है। राज्यों की चिंता क्या है? सबसे बड़ी चिंता है रेवेन्यू की। कम होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा नहीं मानेंगे, बढ़ेगा तो शिकायत करेंगे हम जितना चाहते हैं उतना नहीं बढ़ रहा है। अब इस शिकायत का कोई अंत नहीं है। शुरू में मैं कह रहा हूं सर, शिकायत की गुंजाइश ही क्यों है? जब ये कोई गुंजाइश, जब जीएसटी काउंसिल में, आपने ठीक बताया, मैं थोड़ी सी कहानी पूरी कर दूं, मैंने पढ़ी एक्चुअली वही कहानियां। जीएसटी काउंसिल के अंदर देवेंद्र बताएंगे, एक वक्त ऐसा आ गया कि सिद्धरामैया जी और केरल के मुख्यमंत्री अड़ गए, चाहे हमारा नुकसान हो जाएगा इससे। तो उस वक्त ममता बनर्जी उनकी पार्टी ने कहा, जब बात आई कि वोटिंग करा लो, फिर जो कह रहे हैं कि कभी बहुत रेयर हुई है, तो ममता बनर्जी ने मनाया उनको, अरे नहीं ठीक है, सबके हित में है। तो फिर बाद में क्यों ये शोर हमारा नुकसान हो जाएगा? अगर वोटिंग हो जाती तो मैसेज किया जाता कि दाम कम करने का विरोध किया विपक्ष ने। आप इस बात को समझिए, पॉलिटिकल मैसेज किया जाता। ये बात ममता बनर्जी की समझ में ज़्यादा अच्छी तरह से आई, सिद्धरामैया और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की समझ में नहीं आ रही थी। वो केवल जो है इसमें अड़ंगा डालना चाहते थे। लेकिन ममता बनर्जी समझ रही थी कि इसको कैसे भुनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में घूम घूम के। तो इसलिए उन्होंने इस मामले को सेटल किया। वो कह रही है मैं ऐड भी निकालूंगी अपना, निकाले, हमारी वजह से कौन रोक रहा है भाई? जरूर निश्चित रूप से ऐड तो लगातार निकालना चाहिए। ये तो सम्मिलित प्रयास है। अखबार बोला ऐड जरूर निकालना चाहिए। ये तो सम्मिलित प्रयास है राज्यों का और केंद्र सरकार का। जो शुरू में दिक्कत आई थी, जिसके बारे में आज तक कांग्रेस कहती है कि वो तो गुजरात विरोध कर रहा था इसलिए नहीं हुआ, मोदी विरोध कर रहे थे। तो विरोध क्यों हो रहा था? एक छोटा सा मामला था, छोटा नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक इशू था। एक सेंट्रल सेल्स टैक्स हुआ करता था, चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसको खत्म करने पर राज्यों से बात की, सहमति हो गई और कहा गया कि 3 साल इसको कंपनसेट करेंगे। आपका जो नुकसान होगा वो 3 साल में आपको पैसा देंगे। पहले साल किस्त दी, उसके दूसरे साल से बंद कर दिया सेंटर ने। तो जब ये सरकार आई, जीएसटी की बात हुई, राज्यों ने कहा कि हम तो भुगत चुके हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स में, तो ये फिर होगा। तो उन्होंने शर्त रखी कि आप कंपनसेट करेंगे हमको, इसकी व्यवस्था जो संविधान संशोधन विधेयक हो रहा है उसमें डालिए, एक्ट में डालिए, और 3 साल नहीं 5 साल कीजिए। वो इन्होंने कर दिया। ये उन्होंने कर दिया। तो और उसके बाद राज्यों को समझाया गया कि क्यों और कैसे उनका रेवेन्यू का कोई लॉस नहीं होगा। तब जाके ये जो है बिल पास हुआ। वरना राज्य अपनी सबसे बड़ा 2 ही तो अधिकार हैं बड़े, एक कानून व्यवस्था, दूसरा जो है फाइनेंशियल पावर। तो मतलब ये बात सही है कि इसमें सबको प्रॉफिट ही प्रॉफिट नजर आ रहा है, नेताओं को भी, इसीलिए उनको क्रेडिट चाहिए भी, लेकिन सब क्रेडिट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट न ले जाए, इसकी भी चिंता उनको। मैं आपको कुछ रिएक्शंस बताता हूँ। जैसे मैंने ममता बनर्जी का बताया, 20,000 करोड़ का नुकसान है, क्रेडिट मोदी जी का क्यों है। रेवंत रेड्डी, कांग्रेस रूल स्टेट तेलंगाना,
उन्होंने कहा हमारा 7,000 करोड़ रुपए का इससे नुकसान हो रहा है और वही 14% वाली बात, अब ये भरपाई 5 साल के लिए और होनी चाहिए, वो क्या मांग कर रहे हैं। अब वही बात मांग नहीं बोले, काउंसिल में नहीं बोले, जब वहां पास कर दिया इसको, आज कह रहे हैं कि वो 14% से ग्रोथ तो नीचे डेटा आ दिया जाएगी गया हमारी, ना सब। तो हमको कॉम्पनसेट किया जाए। जगन मोहन रेड्डी जो कि ऑपोजिशन में है, उन्होंने इसको कहा रेवोल्यूशनरी कदम है ये, वो इतनी तारीफ कर रहे हैं, रेवोल्यूशनरी कदम है ऑपोजिशन पार्टी। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं बचत है कि चपत है, वो तंज में ही बात करते हैं। हाँ वो दूसरी दुनिया में रहते हैं। सर मेरी ये आप लोग जितनी तकनीकी बातें कर रहे थे जीएसटी में, उसमें हल्की सी रुचि है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो गब्बर सिंह टैक्स कहा गया था ना इसको, गब्बर कमजोर हो गया या गब्बर मजबूत हुआ है? जब आप कांग्रेस के कन्फ्यूजन की बात कर रहे थे तब मुझे याद आ रहा था कि महाभारत काल का लगाया हुआ टैक्स है ये, गब्बर सिंह टैक्स है ये। तो गब्बर तो ठीक है, गब्बर अगर कमजोर हो गया तो बसंती तो नाचेगी, और अगर गब्बर मजबूत हो गया है तब तो फिर जय और वीरू को भी दिक्कत होगी। मैं यही जानना चाह रहा हूं, और आप जो मिले हुए लोगों की बात करें ना, सबको फायदा है, सब पॉलिटिकल कैपिटल भुनाना चाहते हैं जीएसटी के माध्यम से, है ना। अपना अपना, ममता बनर्जी के सामने भी चुनाव है, देश में महंगाई है, इससे किसी को इनकार नहीं है, और केंद्र सरकार ने अगर महंगाई को कम करने के लिए आज जैसे कई सारे वस्तुओं के जो आप जाओ खरीदने, लोग गाड़ियां खरीदने के लिए होल्ड हो गए थे, 1-1 लाख रुपए कम हुए हैं गाड़ी पे जो मिडिल सेगमेंट की। जी बिल्कुल। तो बाइक्स के दाम कम हो गए हैं। तो अगर महंगाई देश में कम हो रही है तो कोई भी विपक्ष का नेता श्रेय तो लेना चाहेगा जरूर कि हम भी उसमें हैं, और बिल्कुल लेना चाहिए उनको श्रेय, और जो जो वहाँ डिलिब्रेशंस हुए उसकी बात भी करें। लेकिन राजनीति को टैक्स के मुद्दे में घुसाते हैं जब, तो दिक्कत होती है देश में। आप राजनीति करो, आप कहो कि जीएसटी हम ही ने कम कर दिया, जनता को डिसाइड करने दो। ममता दीदी जो कह रही हैं कि जीएसटी हमारी वजह से हुआ, और आप लोगों ने भी कहा कि 2 विपक्षों को मंगवाया, कुल जमा 3 वोट मिलते हैं उनको, 3 या 4 बहुमत से पार हो जाता। लेकिन जो प्रधानमंत्री का एक्यूमेन है कि आपदा को जब वो अवसर में बदलते हैं, ये तो सब लोग मानते हैं ना कि प्रधानमंत्री के पास ये गुण है कि वो आपदा को अवसर में तब्दील कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना है। हम उस समय कोरोना के न वैक्सीन बनाते थे, ना हमारे पास वो पहनने वाला, क्या बोलते थे उसको, पीपी किट नहीं था हमारे पास। पीपी किट अब हम निर्यात कर रहे हैं, तो आपदा को अवसर में बदला गया। तो ये जो टैक्स पर अगर राजनीति करते विपक्ष, ये सब लोग 2-4 दिन में चुप हो जाएंगे, ये सब लोग 2-4 दिन में इसलिए चुप हो जाएंगे क्योंकि जनता प्रसन्न है। और अभी ऐसा आपको लग रहा है? मुझे इसलिए लग रहा है कि आप नीचे के जो गरीब तबके के लोग हैं उनसे बात करिए। सर दही सस्ता हो गया है, दूध सस्ता हो गया है, जो आवश्यक कंजम्पशन की वस्तु है, अगर 2 रुपये अभी आप कम करते हैं तो 60 रुपया होता है। मैंने प्रशांत किशोर का स्टेटमेंट देखा था आज जी, तो वो कह रहे थे कि बिहार में इलेक्शन भी है, तो उन्होंने कहा भाई इससे हमको क्या फायदा, तो गाड़ी मोटर खरीदने वाले के सस्ते हुए उसके लिए, गरीब बिहार में पैसा ही नहीं लोगों के हाथ में, तो क्या सस्ता क्या महंगा। नहीं ठीक है, प्रशांत जी तो गाड़ियों की बात करेंगे और बड़े बड़ी बातें करते हैं। प्रशांत जी के पास बहुत धन है, ऐसा उनका दावा भी है कि उनके मित्र लोग उनको बहुत धन भी देते हैं, और वो चैलेंज भी करते हैं कि उनका धन किसी गलत तरीके से नहीं कमाया हुआ धन है, जब वो मंगल पांडे और इन लोगों के बारे में खुलासा कर रहे थे तो। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार चुनाव पर इसका बहुत असर पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव तक जीएसटी को, क्योंकि मैं अभी किसी से बात कर रहा था, तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि दुर्गा पूजा के पंडाल में जीएसटी के पोस्टर लगे हों, है ना, जो एंकर मेंशंस होंगे, जिस प्रकार से जनता को इसके लाभ के बारे में बताया जाएगा, उस स्ट्रेटजी पर बात नहीं करता है विपक्ष, और तुलना करता है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजनीतिक तौर पर उनके कौशल से निपटने के लिए ये ट्विटर पर बयान दे देंगे। अरे वो देखो किस लेवल की प्लानिंग हुई, जैसा आपने बताया कि सूर्योदय को कैसे अरुणाचल से जोड़ा, और आज अरुणाचल से कहा कि और प्रधानमंत्री का आज का स्टेटमेंट है शायद कि जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मैंने पूजा। पहले भी कह चुके हैं, पहले भी कहते रहे। ये आप ठीक कह रहे हैं, क्रेडिट लेना था तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद बाहर आके कहते
कि हम सबने साथ दिया है इस सबने काम साथ में? दिया और अपने अपने राज्यों में कहते हैं हमने सस्ता करा दिया अरे सस्ता सर सामान आपका। 15 अगस्त को कह लेते और 15 ये अगस्त सौरभ कहना ही चाहिए था इस लिहाज से कि वाकई इसमें राज्यों की भूमिका भूमिका है। है। जैसे पहले की जो 37 गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई है, उस सब आम सहमति से वोटिंग की जो नौबत आई थी लॉटरी वाले मामले पे 38वीं बैठक में, दूसरा जो वोट का वेटेज है उसमें राज्यों के पास 67% है, केंद्र सरकार के पास सिर्फ 33 है। मतलब ये है कि राज्यों के सहयोग के बिना केंद्र सरकार इसको लागू कर ही नहीं सकती थी। तो ऑलरेडी इसको क्रेडिट लेना ही चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसी पोजीशनिंग बना रखी थी। और इसमें जैसा कि मैं इसमें क्या पोजीशनिंग है वो शुरू से है कि यूपीए, जैसे एक बात तो हकीकत है ना कि शुरू में जैसे कोई भी नई व्यवस्था आती है तो चाहे ट्रेडर्स हो, छोटे ट्रेडर्स खासतौर पर, वो एक थोड़ा सा झटका सा लगता है, उनको परेशानी जैसी चीज़ लगती है, बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बहुत जटिलता है, इस तरह की चीज़ है जो एक इनर्शिया वाला माइंडसेट रहता है कि पहले जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। जो हकीकत ये थी कि उसमें कई गुना ज़्यादा तकलीफ थी, ठीक है, उपभोक्ता के लिहाज से भी, ट्रेडर्स के लिहाज से भी। उसको वो कैप करने की कोशिश कर रहे थे। और अपने यूपीए के भाई एक चीज़ तो तय था ना सौरभ, कि दोनों ही इस पर सहमत थे कि हाँ ये होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि उनकी पोजीशनिंग ऐसी थी कि वो इसको रिफॉर्म मान नहीं सकते। बिल्कुल। ओके। और क्योंकि अपनी ऐसी पोजीशनिंग उन्होंने कर रखी थी तो बार बार गब्बर सिंह सर टैक्स, गब्बर सिंह पूरे टैक्स। हम लोग बिहार की बात करें, बस 10 सेकंड लूंगा। पूरे बिहार में और ईस्टर्न यूपी में एक कहावत है सर, सांप गया बिल में, धंसना डेंगाने से क्या फायदा है। अब तो जो होना था, सांप अपने बिल में चला गया, आप जमीन पर लाठी फटकार रहे हो, तो इसका क्या फायदा जो हो है? गया अब जो वो अच्छा हो है गया। तो है, आपके ना मानने से क्या हो अच्छा जाए। है नहीं, अच्छा किसने किया ये देश की जनता को कम्युनिकेट हो गया। अब आप कह रहे हो कि उस कम्युनिकेशन को हम डिस्टर्ब कर। सर अब जरा मैं आ जाऊं, जो हमने कहा था इस बार ये पीएम सीएम की बात कर लेंगे। पीएम और सीएम के रिश्ते, वो पीएम सीएम वो वाला बिल नहीं, जेल वाला बिल नहीं। तो ममता बनर्जी से शुरू करता हूं। मीटिंग में उन्होंने मनाया जो स्टेट्स अड़ रहे थे इसके लिए कि नहीं आप ये ठीक है, इसमें आपको सहमत होना चाहिए, और बाहर क्रेडिट की लड़ाई है इतनी। है कोई इक्वेशन प्राइम मिनिस्टर की और ममता बनर्जी की? नहीं, एक क्वेश्चन मतलब प्रशासनिक तौर पे काम करने के लिहाज से तो थोड़ा रहता ही है सौरभ, लेकिन बहुत स्मूथ नहीं रहता इस लिहाज से कि ममता बनर्जी का जो तेवर है वो कई बार बैठकों में भी वो राजनीतिक तेवर ही रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनकी कोशिश ये रहती है कि जब जहाँ पॉलिटिक्स करना है खुल के करें, उसमें कोई बाउंड्री रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत तीखा बयान देने के बावजूद जब मुख्यमंत्री बैठक में मिलें, अंदर बैठकों में मिलें, तो फिर वहाँ पे सिर्फ प्रशासनिक तरीके से ही बात होनी चाहिए, उसका हैंगओवर नहीं होना चाहिए राजनीतिक कटुता का। उदाहरण के तौर पे देखें कि उड़ीसा के बाद जब आपदा आई थी बंगाल में भी, और वहाँ पे पहुँच रहे हैं पीएम मोदी तो और आई ममता नहीं थी। बनर्जी बैठक, वहीं नवीन पटनायक उस अपोजिशन के ही मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भूरी भूरी तारीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और बहुत बताया कि हाँ जो फैना क्राइसिस में कैसे केंद्र सरकार ने मदद किया। तो ये अप्रोच ममता बनर्जी का कम नज़र आता है। और अधिकारियों से अगर बात करें, केंद्र सरकार के अधिकारियों से बात करें, तो उनका ये सेंस रहता है कि और भी राज्यों में अपोजिशन की सरकारें हैं, लेकिन बंगाल में काम करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट इस लिहाज से रहता है कि हर मसले पे वो बात समझने के बजाय हेड ऑन करते हैं। जैसे वो आपका मैं इंटरव्यू का ही हवाला देता हूँ नितिन मिश्रा जी वाला, उन्होंने बताया ना कि जैसे कोई मान लीजिए कोई मैटर आया जिसमें राज्यों की कुछ इशू है, तो सीधा फ़ोन उठा के बात कर लिया चीफ मिनिस्टर से, ये उनका स्टाइल है। ये बंगाल में नहीं होता। नहीं, वहाँ और अधिकारी भी, जैसे अधिकारी तो किसी दल के नहीं होते ना, केंद्र सरकार में बहुत सारे अधिकारी होंगे जो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो ब्यूरोक्रेट हैं। पश्चिम बंगाल में अगर वहाँ कोई समस्या आ रही है तो फॉर्मेट ये रहता है कि यहाँ के अधिकारी वहाँ के अधिकारियों से बात करें, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल क्लास है वो मैसेज दिए रहता है एकदम से हेड ऑन का। ओके। और वहाँ पर जो एक समन्वय की कमी सीधे सीधे नज़र आती है अधिकांश अधिकारियों की बातचीत में। जैसे आपने देखा होगा कि मनरेगा के फंड को लेके भाई मांगा जा रहा था कि यूटिलिटी सर्टिफिकेट दे दीजिए, वो करने के बजाय आप यहाँ पे मंत्रालय में आके बैठ के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये ममता बनर्जी क्योंकि विरोध की ही राजनीति करते रही है तो उनको सूट करता है ये। बट एक चीफ सेंटर और स्टेट प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का एक वर्किंग रिलेशन होना, तो रिलेशनशिप तो बहुत ज़रूरी है ना सर। तो क्या ममता बनर्जी उसमें भी बिलीव नहीं करती, उसमें भी पॉलिटिक्स फर्स्ट है? नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी छठे प्रधानमंत्री हैं जो उससे पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पहले मोरारजी भाई देसाई थे, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, तीसरे विश्वनाथ प्रताप सिंह, फिर चौथे बने HD देवगौड़ा, पांचवें PV नरसिम्हा राव, और फिर अब नरेंद्र मोदी हैं। उनका शुरू का 2014 का भाषण देखिए कि अगर राज्य विकास करेंगे तभी देश का विकास होगा। ऑब्वियसली सही बात है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये उनके मतलब पार्टी के मैनिफेस्टो में भी है और इस पर विश्वास भी करते हैं। किसी पार्टी की सरकार हो किसी राज्य में, उसके मुख्यमंत्री से सीधे बात करने में कोई संकोच नहीं होता। ममता बनर्जी की पॉलिटिकल उनका कंपल्शन है,
उनको हमेशा इस बात का डर रहता है कि अगर बीजेपी के ज़्यादा नज़दीक जाने का परसेप्शन बन गया तो इसका फ़ायदा सीपीएम उठा लेगी। तो उनके लिए लगातार मोदी या बीजेपी का विरोध जो है उसको छोड़ना वो अफोर्ड नहीं कर सकती है, तो इसलिए वो नहीं करती है। लेकिन बीच बीच में जैसे ही संदेश देती हैं फिर उनको डराया जाता है या डर जाती हैं। एक बार का आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री को आम भेजते हैं। हाँ वो ये सब चीज़ें, तो एक वर्किंग रिलेशनशिप, और बीजेपी में वो एनडीए का पार्ट रह चुकी हैं, मंत्री रह चुकी हैं। तो बीजेपी के लोगों से ऐसा नहीं, एक उदाहरण मैंने पहले भी शायद दिया था, केंद्र के एक मंत्री से कहा था उन्होंने 2014 से 19 की सरकार के बीच में जब पहला टर्म था मोदी जी का, तब उन्होंने कहा था एक कैबिनेट मिनिस्टर से कि तुम लोग हमको इतना परेशान क्यों करता है, तुमको लगता है हम कभी राहुल गांधी को नेता मानेगा तो हमको क्यों परेशान करता है। तो उनको लगता है कि उनको कांग्रेस से भी लड़ना है, उनको सीपीएम से भी लड़ना है और उनको बीजेपी से भी लड़ना है। उनके सामने 3 पॉलिटिकल फ्रंट खुले हुए हैं। तो इसलिए वो और उनका जो स्वभाव है, उनकी जो राजनीति है, वो जमीन पर लड़कर ही यहाँ तक पहुंची है। ठीक है, आप लड़ो भाई। साइक्लोन रिलीफ में क्या लड़ाई की गुंजाइश थी जो उन्होंने बताया, उदाहरण जो दिया? हाँ, या आपको कुछ मांगना है, आपका बकाया बाकी है आप केंद्र के ऊपर, उसके लिए धरना चीफ मिनिस्टर आकर के देगी, ये थोड़ी अटपटी सी बात। मैं दूसरा मुख्यमंत्री की बात कर लेता हूँ, जैसे सिद्धरामैया फॉर एग्जांपल, कांग्रेस रूल स्टेट की बात करते हैं। सबसे बड़ा कांग्रेस रूल स्टेट है कर्नाटका। सिद्धरामैया पुराने मुख्यमंत्री हैं। मोदी जी से कैसा है रिश्ता? नहीं, वहाँ के साथ मतलब इश्यूज पे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। अच्छा, प्रशासनिक तौर पे मतलब ये एक ऐसा नहीं समझ में आता है कि राजनीतिक पूर्वाग्रह दिमाग में इतना भरा हुआ है कि काम करने में दिक्कत हो, इस तरह के संकेत। कांग्रेस की जो स्टेट्स हैं, क्या ये किसी कॉमन डायरेक्टिव पे काम करती हैं विज़-विज़ सेंटर कि भाई नहीं ऐसे ही रहना है आपको केंद्र सरकार के साथ? ये ऐसा नहीं। अलग तरीके से, हाँ, उसमें ऐसा नहीं है कोई उनको डायरेक्शन मिला है या किसी डायरेक्शन के तहत वो आ रहे हैं बैठकों में। जैसे मान लीजिए नीति आयोग की बैठक होती है या टीम इंडिया पीएम अगर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो टीम इंडिया बैठकों में भी जब अलग से भी मुख्यमंत्री मिलने जाएँ तो उस तरह की चीज़ें ही रहती हैं। तो उसमें बहुत कोई पूर्वाग्रह वाली चीज़ वो दिखाते नहीं, कम से कम ऐसा नहीं करते कि एकदम से भिड़ना ही है आपको और उसी रूप में लगना है। उसकी बड़ी वजह यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कंफर्ट लेवल पे बात करते हैं मुख्यमंत्रियों के साथ, चाहे वो कोई मुख्यमंत्री हो। जैसे एक बंगाल के उदाहरण को छोड़ दें और एक दिल्ली वाले जो थे, इन 2 उदाहरण को छोड़ दें तो दिल्ली वालों का भी कुछ नहीं था, मतलब कोई पिछले वाले दिल्ली पिछले वाले एकदम नहीं, जीरो, और एकदम मतलब खराब जिसको कहते हैं कि एकदम से कोरोना में जब जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है उसको आप टेलीकास्ट कर रहे हरकत जो करते हैं कि उसमें एकदम से मतलब बहुत ही ख़राब था। इन 2 के अलावा कटु एक्सपीरियंसेस वाले, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाली बहुत सारे केसेस सामने मिलते हैं, लेकिन कटु अनुभव वाले या ये कहा जाए टॉप लेवल पे कहीं कि इसके साथ तो काम ही नहीं करना मुश्किल है, काम नहीं किया जा सकता, वो नहीं मिलता। नीति आयोग की तो बैठकों में देखा हमने मुख्यमंत्रियों से इंटरेक्ट करते हुए। मैं तो सर आपका प्रशंसक हो गया आज। आपने ऐसी बात कह दी, कांग्रेस से कॉमन डायरेक्टिव। कांग्रेस में सोच कौन रहा है कि सारे सबको कॉमन डायरेक्टिव दे दो? मतलब हाइट ऑफ होप जिसको आप कह रहे हो ना, ऑप्टिमिज्म की हाइट है। अरे वहाँ कौन सोचेगा कि कहेगा कि तुम मोदी से ऐसा बात करना, तुम भी ऐसे बोलना, तुम भी ऐसे बोलना, जब वहाँ के अध्यक्ष ही कह रहे हैं कि मैं आला कमान से बात करके बताऊंगा। सही बात है ना, हम लोग ही इस पर चर्चा कर चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि जो ममता की बात कर रहे थे सब, मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ। ममता और प्रधानमंत्री के रिलेशन से बहुत बेहतर है। मुझे कोई जानकारी नहीं ऐसा है। मानने की जब वजह बताता हूँ आपको। जेजी कार हुआ, बलात्कार जो हुआ, आरजी कार हुआ, उसमें सीबीआई ने कितना न्यायपूर्ण फैसला किया, है ना। सीबीआई ने कहीं से राज्य सरकार को किसी प्रकार से घेरने का प्रयास नहीं किया। भाई मोदी जी के सरकार में बहुत कम देवेंद्र जी जैसे लोग होते हैं जिनको अंदर की जानकारी मिलती है। हम जैसे लोग तो बाहर के टुकड़ों को जोड़कर पता करते हैं कि ये क्या हो रहा है अंदर। तो जितना न्यायपूर्ण प्रक्रिया सीबीआई ने की, तो हमें लगा यार अगर तो केंद्र सरकार चाहती, और जो कांग्रेस के समय का अनुभव रहा है कि सीबीआई पिंजड़े की का तोता तक कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को, तो तंग तो करते ममता सरकार को। कोई ना कोई किसी ना किसी को बुला के कभी समन कर रहे हैं, कभी कुछ। उदाहरण आपने बहुत अच्छा दिया। वो इतना स्मूथली वो पूरा केस हुआ।
मैं तो या तो सीबीआई का इसमें न्यायप्रियता बढ़ गई है वहां, तो कुछ मिला नहीं होगा। नहीं मैं तो कह ही रहा हूं कि सीबीआई न्यायप्रिय हो गई है या सीबीआई अपने एचएमवी नहीं रही। दो ही तरीका हो सकता है ना। अगर हिज मास्टर्स वॉइस होता तो तंग तो किया ही जा सकता था ना, और ऐसे पूर्व में बहुत उदाहरण है। लेकिन मुझे लगता है कि एक वर्किंग रिलेशनशिप, लेकिन उनकी मजबूरी है। वो 3 फ्रंट वाली बात जो आप कह रहे थे ना शायद, कि 3 फ्रंट पे लड़ना है उनको, तो उनको लड़ते हुए दिखना है मोदी आप कह रहे हैं भाई ठीक ठाक चल रहा है, मतलब मोदी से लड़ते हुए दिखना। दूसरा उदाहरण आप ही लोगों ने चर्चा में दिया कि ममता बनर्जी ने मनाया सबको हाँ, जीएसटी तो बाहर निकल के सबसे उल्टा भी तो वही बोलती है ना। लेकिन सर बात वो ये है। उल्टा बाहर निकल के, ये बाहर निकल के उल्टा बोलती है, लेकिन आप सवाल अंदर की पूछ रहे थे। बहुत शुक्रिया सर, समय इतना ही था। प्रदीप जी बहुत धन्यवाद आपका, अनंत जी शुक्रिया, देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही व्यूअर्स।